Good evening, friends, and welcome to this press briefing. Dive straight into the Q&A. Since we have almost a full house, please restrict yourself to just one question each. Okay, who wants to go first? Akhilesh Suman ji. सर, नेपाल में 3 उन्होंने अमेंडमेंट दिए हैं, लेकिन उसकी क्या स्थिति है पता नहीं है, और भारत नेपाल सीमा पर क्या स्थिति है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों को जिज्ञासा है कि भारत नेपाल के बीच का या जो चल रहा है, नेपाल आरोप लगा रहा है भारत पे, वहां के लोग भुखमरी और किल्लत के शिकार हो रहे हैं, तो क्या स्थिति है, जरा समझाएं सर। देखिए, जैसा कि मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, हमने किसी भी प्रकार की ऑफिशियल या अनऑफिशियल आर्थिक नाकाबंदी नहीं की है नेपाल की। देयर इज नो ब्लॉकेड बाय इंडिया ऑन नेपाल, आइदर ऑफिशियल और अनऑफिशियल। इनफैक्ट waiting to enter Nepal. Every day, a number of trucks are also entering Nepal from various border crossings. There are, however, obstructions at several entry-exit points. These obstructions, you know very well, are due to the unrest, protests and demonstrations entirely on the Nepalese side. I'll give you now, in fact, the details जो आपने मांगे हैं, मैं वो आपको देना चाहूंगा. There are 9 crossing points at the India-Nepal border that handle commercial cargo trucks. As of today, 1200 hours, this is the position. आपको ताजा स्थिति में दे रहा हूं. 5033 vehicles, 5033 vehicles are waiting at 6 of these 9 crossing points. यूपी में यह है रूपंदिहा, जहां 130 vehicles रुकी हुई हैं, और सनौली, जहां 1000 vehicles इस समय रुकी हैं. बिहार में रक्सौल में 3000 इन रक्सौल, और 800 जो हैं. Traffic. On an average, the number of cargo vehicles passing daily through the 5-6 crossing points between 6 to 8 October has been about 250 to 300. To give you some more examples of the scale of the problem that we are facing, despite clearly earmarking quantities of petroleum products for Nepal, the Indian Oil Corporation on the 7th of October was physically unable to transport much of the allocated quantity due to border obstruction on the Nepalese side. A general strike in Birganj has affected rail cargo traffic badly, including evacuation and loading of cargo at the Birganj terminal. We have brought all this to the attention of the government of Nepal and urged them to address the causes underlying the present state of insecurity along the India-Nepal border, which will ease obstruction in movement across the border. So मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी इस समय समस्या है वो नेपाल साइड की तरफ से है, क्योंकि नेपाल में एक सेक्शन पॉपुलेशन का है जो अभी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया है उससे सहमत नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन लाया जाए. और जब तक कोई एक पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यू करेगा, तब तक हमारी ट्रक्स उस पार नहीं जा सकेंगी. इसमें अगर आप समझ रहे हैं कि नेपाल का लॉस हो रहा है, तो भारत का भी बहुत लॉस हो रहा है. हमारे जितने भी ट्रकर्स और ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनकी रोजी रोटी इस पर निर्भर करती है, वो अब वहां नहीं जा पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो वहां जाएं. नेपाल की जो समय प्रेजेंट मुश्किलें हैं, हम चाहते हैं कि उनका हल निकले, लेकिन हल नेपाल को ही निकालना पड़ेगा अपने लोगों से बातचीत करके. सो द नीड ऑफ द आवर इज नेपाल हैज टू सेट इट्स हाउस इन ऑर्डर and has to reach out to its own people in a spirit of reconciliation so that the border obstruction which is currently obstructing movement of traffic from India to Nepal is eased at the earliest. सर, नेपाल के संदर्भ में सवाल है कि जिस तरह से नेपाल में जो काम कर रही तमाम पार्टियां हैं, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां और खासतौर पे कांग्रेस, वहां जो माहौल क्रिएट है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को वहां क्रिएट किया गया है, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को क्रिएट करके ये भी धमकी दी गई है कि जो चाइना है उससे मदद ली जाएगी अगर भारत अपने मदद को नहीं बढ़ाता है, अपने हाथ जो है वो रोक लेता है. तो किस तरह से इंडिया इस पूरी धमकी को ले रहा है, और किस तरह से इस बदलते माहौल में भारत जो है अपने स्टैंड को क्लियर कर रहा है नेपाल को? नहीं, हम लोग अपना स्टैंड कई बार क्लियर कर चुके हैं, और हम ये आज की बात नहीं है. आप देखिए कब से हम स्टैंड क्लियर कर चुके हैं. प्रधानमंत्री 2 बार नेपाल गए, अगस्त में गए थे और नवंबर में गए थे 2014 में. दोनों बार उन्होंने क्या कहा वहां? उन्होंने कहा आप ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करिए जो कि ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पे आधारित हो. विदेश मंत्री जून 2015 में गई थी, उन्होंने भी यही दोहराया, और मोस्ट रिसेंटली सितंबर में जब फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, उन्होंने भी यही बात की. तो ये बात नहीं है कि हम बहुत लेटली हमें अब रियलाइज हुआ कि अरे ये गलत हो रहा है और हम इसको रोकना चाहते हैं. हम तो तब से ही उनको कॉशन कर रहे हैं कि जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी देश में आता है तो इट शुड बी अ मैटर ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन.
not of violence and agitation. So the whole problem in Nepal is a political problem where one section of the population feels marginalized, feels excluded from this constitution making process, wants amendments to be made, और अगर वो अमेंडमेंट्स होंगे तो फिर जो गतिरोध है इस समय वो हटेगा, बात आगे बढ़ेगी, हल निकलेगा और हर समस्या का समाधान हो सकता है. लेकिन अगर गतिरोध नहीं हटेगा, अगर इसी तरह वो सिटिजन्स मधेसीज का चलता रहेगा तो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी फिर. तो हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज और जैसा आप जानते हैं वार्ता प्रारंभ हो गई है, एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उससे मिलके कोई एक हल निकलेगा. बट ये सबसे जरूरी बात ये है, ये हल नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज और नेपाल के लोगों को ही अपने लोगों से बातचीत करके निकालना है. भारत इसमें कोई समाधान नहीं दे सकता है. हम तो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं और वो हम एडवाइस जैसा कि मैंने बताया हम बहुत समय से देते आए हैं नेपाल को. कोई आज की नई बात नहीं कि हम अब ये उनको एडवाइस दे रहे हैं. तो ये एक ऐसी समस्या है. एज आई सेड, नेपाल हैज टू सेट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर एंड हैज टू रीच आउट टू इट्स ओन पीपल इन अ स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज एंड एंड गेट दिस लॉक जैम आउट ऑफ द वे. या Samima from CNN. You say there's no blockade, official or unofficial, in Nepal, but yet there are number of borders. A lot of them don't have any sort of protests there, no obstructions, yet the trucks are not being allowed to go in. Well, 250 to 300 trucks, I said, are moving. So it's not as if the trucks are not moving. They are moving. They are not just moving at the speed at which we would like them to move. And many of them are obstructed on the Nepalese side of the border. But there's no protesters on a number of those borders. That's what Nepal is saying. And they also said they would provide the security needed for those trucks to enter. Well, let me tell you what has happened then. I think you need to know that what has happened. The movement is taking place across the India-Nepal border, but they are obstructed on accounts, as I said, of the protests and demonstrations on the Nepalese side. There have been a number of incidents that have given rise to serious concerns about the security of Indian freight forwarders and transporters. And I'll just read out some of those examples that I have been given. One Indian fruit vendor was attacked and seriously injured by Nepal police in Birganj on the 22nd of September. A few trucks have also been attacked and put on fire. On the 5th of October, 2 Indian transporters were attacked in Bhairava and seriously injured. In yet another incident in Birganj, Nepal police fired tear gas shells, some of which landed on the Indian side of the border. More than 200 Indian trucks with drivers and support staff are detained for more than 10 days in Birganj while returning to India with empty trucks after delivery of goods in Nepal for unknown reasons. In an incident at Bhairava as recently as the 7th of October, at least 6 Indian truck drivers were beaten by Nepalese people in the Nepalese customs area. Now, if you call that security, then I don't agree with that. So basically the problem is really the security situation on the Nepalese side. Our freight forwarders, our truckers have repeatedly told us, if you can guarantee that we will not be attacked, our consignment will be able to go freely, then we are happy to go and unload there. But as of now, that particular condition, that situation is not existing on the Nepalese side of the border. Yeah, Bismata Sharma. Because would your assessment be that, given the kind of enthusiasm that we saw over the last few months with Narendra Modi's visit to Kathmandu and the other leaders, has that spirit sort of dampened now? Is this a setback in a way to the kind of momentum that you were hoping for in this bilateral relationship? And B, now that Sushma Swaraj is going to Maldives, will this pave the way for the Prime Minister's visit as well, or will that be dependent on internal circumstances, perhaps the way they continue to handle Nasheed? Well, look, we do recognize that there is a growth of anti-India sentiment in Nepal. And this is something we are seriously concerned about. There is no doubt about that. There is no two ways about that. But who is responsible for this? I mean, that is the question that needs to be asked. Who has stoked this anti-India sentiment? And why has this anti-India sentiment peaked? Because of what is happening on the Nepalese side of the border. Because the constitution-making process was not seen as a fair process by some sections of the Nepalese population. And they are the ones who have decided then that, look, we are not going to accept this, we are going to protest against this. And as a result of that protest, some goods from India, which Nepal needs, are not able to go through. But the blame is being shifted as if it's India which is responsible for this kind of a thing. India is not responsible for this at all. As I have repeatedly said, we want peace and stability in Nepal. That for us has been the #1 priority from day one. We have an open border with Nepal. Anything that happens on the Nepalese side of the border, any conflagration, any violence, any disturbance, has an immediate spillover effect on our side of the border as well. So why would we want instability in Nepal? Why would we stoke instability in Nepal?
The problem in Nepal is a problem of Nepalese own creation, and that is why we have been urging them, please reach out to your own people, put your house in order, do some kind of a dialogue with them. We have never been prescriptive. We have never said this is the kind of constitution you should have. Never. We have never ever laid down any conditions for Nepal. They are a sovereign independent country. It's their constitution. It's their people. They have to resolve their own situation with the conversations with their own people. So we don't interfere in their constitution making process. We only advise them that it would be preferable for a constitution which is not based on simple majoritarianism, but which has broad-based ownership by all sections of the Nepalese population. If that could be resolved, there would be no problem that we are talking about. There would be no anti-India sentiment. But unfortunately, this exists, and for which, as I said, the blame lies squarely with the Nepalese leadership, and we hope that they will do something about it so that the traditionally friendly relations between Nepal and India can continue as before. Yeah. One question only. Sir, you mentioned that 9 main trade points between India and Nepal, they've been halted because of the protest on the Nepali side. But India being a good neighbor to Nepal, is India considering other routes to provide items to Nepal? For example, India can choose far western and eastern point where there are no protests going on, there are no Madhesis. As of now, these are the recognized crossing points, and as I said, we never expected that this thing would last as long as it has. Our expectation was that there would be a quick accommodation and things would move forward. But now the Madhesi protest has actually gone on for 50 days. It's been 50 days since the first protest erupted. So we hope, as I said, nothing is lost completely yet. And the dialogue has started, so we are hoping that this logjam will be resolved at the earliest. Sachin. मेरा सवाल नेपाल को लेकर के है। नेपाल की जो टॉप लीडरशिप है ये लगातार ब्लेम कर रही है, पहली चीज तो क्या आप इसकी नीयत पर शक देखते हैं? दूसरी चीज ये है कि वो उनकी तरफ से बार बार ये चीज कही जा रही है कि आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम चाइना की तरफ जाएं। तो ये चाइना का नाम बार बार जो वहां से लिया जा रहा है, इसको इंडिया कैसे देखता है? देखिए, सिर्फ जो भारत ने जो कहा है यही हमारे, अब देखिए ईयू का एक स्टेटमेंट आया था अभी 1-2 दिन पहले, उन्होंने भी वही बात कही है कि डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो सभी इस समय इनकरेज कर रहे हैं कि डायलॉग के माध्यम से ही इस जो करंट लॉकडाउन जो मैंने कहा है उसका समाधान निकल सकता है। तो ये कहना कि किसी और देश से हम ले लेंगे, आपका नहीं करेंगे, दे आर वेलकम। एज आई सेड, वो सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी अपनी चॉइसेस, हम कुछ में कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रोटी बेटी रिश्ता नेपाल का भारत के साथ है वो तो कोई कंट्री सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। ये तो नेपाल भी जानता है कि जो रिश्ता हमारा नेपाल के साथ है, एक सिविलाइजेशनल रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, लोगों का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, वो रिश्ता तो कोई और कंट्री कैसे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती है। तो हमारी उम्मीद यही है कि नेपाल की जो लीडरशिप है, और ऑलरेडी प्रयत्न हो रहे हैं, वो आपने देखा है कि नेपाल की कैबिनेट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की है ऑलरेडी, और उससे मुझे लगता है कि अगर वो बात आगे बढ़ी तो हो सकता है कि मधेसीज और जो बाकी जनजाति वगैरह जो अभी असंतुष्ट हैं, वो हो सकता है कि उन्हें लगे कि हाँ अब उनके लिए भी एक प्रक्रिया आरंभ हो गई है और वो अब अपना एजिटेशन जो है वो हो सकता है वापस ले लें। थैंक यू ऑल।